आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान और इजराइल पर काफी डिस्कशंस हुए और रशिया ने भी अपने ऑफिशियल स्टैंड पॉइंट को रखा। रशियन एनवॉय वसीली नेबेंसिया से पूछा गया, इनसे पूछा गया जो भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है उस पर अपने विचार व्यक्त करो। इन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, इजराइल जो लेबनान में कर रहा है वो गलत है, लेकिन ये हिजबुल्लाह को क्रिटिसाइज करना भूल गए। इन्होंने ईरान के बारे में कहा कि हाँ, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक्स की है, लेकिन जस्टिफाई किया ईरान एक सोवरेन कंट्री है और पिछले 2 महीने से काफी कुछ इजराइल और यूएसए भी मिडिल ईस्ट में कर रहे थे, इंक्लूडिंग अटैक्स इन लेबनान। सो दैट इज वाई इन्होंने ईरान के एक्शंस को ऐसे बताया है कि ईरान के एक्शंस गलत नहीं है। एक्चुअल में इन्होंने ये कहा कि इजराइल और यूएसए ये ईरान के मिसाइल स्ट्राइक्स को एक फर्स्ट इवेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ईरान एक पहला एग्रेसर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने ब्लेम इजराइल और यूएसए पर पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश की है। अब रशिया का स्टैंड ऐसे क्यों है ये आप सब जानते हो। एक तरफ इजराइल, यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन इजराइल के पीछे मोबिलाइज हो गया जब ईरान ने इजराइल पर स्ट्राइक्स किए, तो पूरा वेस्ट इजराइल के पीछे पीछे मोबिलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही जो ईस्ट है, रशिया, चाइना, ये ईरान के पीछे मोबिलाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलॉन्ग विथ इट्स एंटायर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। हूतीज, हमास, हिजबुल्लाह, इराक का अल बदर, ईरान के सीरिया के प्रॉक्सीज, ये सब एक एक्सिस में पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड दैट हैज अ पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग वर्ल्ड वॉर 3.0। ऑफ कोर्स एस्केलेट तो मैटर्स हो ही सकते हैं, कभी कभी छोटे छोटे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड वॉर में क्रिएट हो जाते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 याद करो। लेकिन यहां पर मेजर जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा दैट विल बी रिलेशनशिप ऑफ इजराइल एज वेल एज रशिया, कि इजराइल और रशिया के आपस में क्या इक्वेशंस है। बिकॉज एट टाइम दीज हैव बीन फ्रेंड्स, एट टाइम दीज हैव बीन कोलैबोरेटिंग, एट टाइम दे हैव बीन नॉट कोलैबोरेटिंग और इवन हॉस्टाइल टू ईच अदर। और अगर ये ऐसे ही हॉस्टाइल रहे तब पक्का है कि मिडिल ईस्ट 2 धड़ों में डिवाइड हो जाएगा और वर्ल्ड वॉर की एक पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है। तो आज हम एनालाइज करते हैं इसी रिलेशनशिप को, और अभी जैसे रशिया एक स्टैंड रख रहा है, इससे किसका फायदा और किसका नुकसान होगा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप पटना या बिहार में रहते हैं तो आप पटना सेंटर को विजिट कर सकते हैं। अनअकैडमी का 4था सेंटर है, नया खुला है, और आपको यहाँ पर पूरी गाइडेंस मिल जाएगी रिगार्डिंग बीपीएससी एज वेल एज यूपीएससी, राइट। और इसी के साथ साथ अगर आप यूपीएससी की सीरियसली तैयारी करना चाहते हो तो आप दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में आकर बैच ज्वाइन कर सकते हो, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में, और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में। दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव। सीसैट, एसए, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इंक्वायर करना है। इसी के साथ साथ अनअकैडमी ऐप भी ऐसे ही इंस्टॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ऑल्दो अगर आप दिल्ली या प्रयागराज रहते हो तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप सेंटर पर एक बार विजिट कर लो, बिकॉज इससे आप काउंसलिंग और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सब कुछ पूछ सकते हो, तो बेटर होता है प्रिपरेशन के हिसाब से, राइट। अब शुरुआत 1940s-50s से करते हैं। इजराइल बना, राइट, सोवियत यूनियन था उस टाइम पर। अब पहले से ही अमेरिकन और ब्रिटिश सपोर्ट था इजराइल को टू सेटल इन द पैलेस्टीनियन लैंड्स, द देन पैलेस्टीनियन लैंड्स, एंड दैट इज व्हाई सोवियत यूनियन से इनके रिलेशंस कभी उतने खास थे नहीं। अब अरब इजरायली वॉर्स होते हैं, 48 में हुआ, फिर 67 में हुआ 6 डेज वॉर। अब इस टाइम पीरियड पर सोवियत यूनियन यूएस की हेजेमनी को डिक्लाइन करने के लिए आपस की पड़ोस की जो अरब कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करता है। दैट इज व्हाई देयर वाज अ लॉन्ग लल बिटवीन रिलेशनशिप ऑफ इजराइल एंड सोवियत यूनियन, क्योंकि इजराइल को लग रहा था सोवियत यूनियन अरब कंट्रीज को सपोर्ट करता है, मतलब इट इज नॉट इन फेवर। लेकिन अब सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन करता है, लेट 1980s में रशिया बन जाता है, और फिर इजराइल इनके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है और इजराइल इनके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है। बेंजामिन नेतन्याहू का रोल एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर ऑफ इजराइल हियर इज वेरी क्रूशियल। 2019 के इलेक्शंस में देखा गया था, नेतन्याहू ने अपने साथ पुतिन के पोस्टर्स लगाए थे, ये कहते हुए कि चाहे पुतिन की जो भी पॉलिसी हो मिडिल ईस्ट में, चाहे ये लोग सीरिया में बशर अल असद के रिजीम को सपोर्ट करते हो, दैट इज ऑल्सो प्रो ईरान, चाहे ये पूरा शिया क्रिसेंट सीरिया के थ्रू मेंटेन करके रखे हों, तब भी पुतिन के साथ अगर नेतन्याहू के अच्छे रिलेशंस होते हैं तो उससे इजराइल की सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं होगा। ये नेतन्याहू एक पूरा पैराडाइम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे इन दी इजरायली इलेक्शंस ऑल्सो, और इजराइल इस बात को मान भी रहा था। एक्चुअल में इजराइल इस बात को अग्री करता है कि हाँ, जैसे ज्यूश सिविलाइजेशन है और उसका एक अपना खुद का एक स्टेट है, वैसे ही रशियन सिविलाइजेशन है और रशिया का खुद का एक स्टेट है। नेतन्याहू ने जस्ट अभी कुछ दिन पहले जब ईरान के बारे में एक स्पीच दी थी, तब भी उन्होंने बोला था
कि वी कैन को एग्जिस्ट टुगेदर, ज्यूइश पीपल इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड्स एंड पर्शियन पीपल, द ग्रेट पर्शियन सिविलाइजेशन इन देयर ओन लैंड्स। तो इसराइल ऐसा मानता है कि हर एक सिविलाइजेशन को अपनी खुद की एक स्टेट होनी चाहिए, बिकॉज दे हैव विटनेस द हॉलोकॉस्ट एंड द इविल्स ऑफ नॉट हैविंग अ स्टेट ऑफ योर ओन, राइट। तो ये सब हुआ है। लेकिन फिर आप सीरिया की सिचुएशन एक बार देखो। सीरिया में बशर अल अस्साद की रिजीम को मेंटेन करने के लिए रशिया ने मेजर इंटरवेंशंस किए थे। अब बशर अल अस्साद की रिजीम रिबेल से फाइट कर रही थी, लाइकवाइज ये लोग सीरिया में और भी चीजों से फाइट कर रहे थे, जैसे आईसिस का प्रेजेंस। अब ये फाइट कर ही रहे थे और इनको रशिया का, ईरान का सब तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। अब ईरान और इजराइल की हॉस्टिलिटीज को आप जानते ही हो, इससे कंसर्न्स राइज हुए। उसके बावजूद इजराइल ने कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इक्वेशंस को थोड़ा बहुत इग्नोर करने की कोशिश की, बिकॉज रशिया और इजराइल आपस में ट्रेड भी करते थे, बातचीत भी करते थे, फोरम्स में भी डिस्कशन करते थे, और रशिया और इजराइल दोनों ही इसको एक जीरो सम माइंड के हिसाब से नहीं देखा करते कि ठीक है, अच्छा इजराइल यूएस का एली है और रशिया यहाँ पर यूएस के इतना फेवर में नहीं रहता, मतलब दे बोथ आर कोल्ड वॉर एनिमीज, सो दैट्स व्हाई, मतलब ऐसा इक्वेशन नहीं था, राइट। ये जीरो सम इक्वेशन बाद में डेवलप होने लगा। इसी के बारे में यहाँ पर मेंशन्ड है। जैसे जब यूक्रेन में रशिया ने स्पेशल इन्वेजन किया, स्पेशल मिलिट्री जो इन्वेजन था 2022 में, उसके बावजूद इजराइल ने यहाँ पर इन चीजों को कंडेम करने से मना कर दिया। यूक्रेन में इन्होंने वेपन्स भेजने से मना कर दिया था काफी टाइम पीरियड तक। मैंने सर्च किया, बहुत कम वेपन्स मिले आज तक जो इजराइल से यूक्रेन में लड़ाई के लिए गए हैं। एक मार्च 2023 के आसपास पिछले साल ऐसा कुछ डिसाइड हुआ था कि हाँ एंटी ड्रोन सिस्टम ये कुछ यूक्रेन में भेजेंगे, और वो भी इजराइल ये देखने के लिए भेजा था कि कैसे ये काम करते हैं। मान लो हुतीज ड्रोन फायर किए तो आपको एक टेस्ट बेड मिल गया ना यूक्रेन का। ऐसे तो बहुत लोग अपने वेपन्स भेज रहे हैं जस्ट टेस्ट करवाने के लिए यूक्रेन वॉर में कि हाँ क्या कैसे क्या चल रहे हैं हमारे वेपन्स, क्योंकि टेस्टिंग करवानी है सबको लाइव सिचुएशन में। सो दैट इज हैपनिंग। एंड इसके बाद आप देखो, इसके बावजूद इनके बीच में अग्रीमेंट भी साइन हुए, जैसे न्यू बायलैटरल अग्रीमेंट्स हुए हैं कल्चरल फील्ड में। और इजराइल इनफैक्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर भी बन गया था रशियन वोडका का आफ्टर दी वेस्टर्न सैंक्शंस। रशियन वोडका मंगाई रहे थे, इजराइल में भी वोडका काफी लोग कंज्यूम करते हैं। और रशियन फार्म्स है जैसे यांडेक्स, ये भी तेल अवीव में अपने बिजनेसेस को बढ़ाने लग गए। और इसके साथ साथ जो सैंक्शन रशियन इंडिविजुअल्स हैं वो इजराइल के थ्रू यूरोप का ट्रैवल फ्री वीजा लेने लग गए। तो ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन अब फिर चीजें चेंज होने लगती है। रशिया भी वैसे अपने रिलेशंस को इजराइल के साथ वैल्यू कर रहा था इन टर्म्स ऑफ कि सीरिया में थे, ईरान के साथ थे, तब भी इजराइल से बात करते रहते थे, बिकॉज इजराइल इज अ लीडर इन टेक्नोलॉजी। तो बातचीत तो करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स आपको रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा, नेशनल इंटरेस्ट इज प्राइम, राइट। इसी के साथ साथ दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी, और ये क्यूआर कोड का स्कैनर है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर गेटिंग डिटेल्स फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, और कुछ पूछना हो तब भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। लेकिन चेंज तब आता है जब हमास ने अक्टूबर 7 का अटैक कर दिया। अब इसके बाद रशिया अपना स्टैंड चेंज कर देता है, बिकॉज रशिया को पता था यहाँ पर पूरा एक इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, और इससे जो आपका यूएसए है उसकी प्रोमिनेंस मिडिल ईस्ट में बन जाएगी दोबारा, और रशिया की प्रोमिनेंस जो मिडिल ईस्ट में रशिया ने बड़ी मुश्किल से बनाई और यूएस की प्रोमिनेंस को कट डाउन किया है, उन सारे एफर्ट्स पर पानी फिर जाएगा। अगर यूएस यहाँ पर शांति ला पाता है बिटवीन सुन्नीज एंड बिटवीन ज्यूइश पीपल थ्रू सच कॉरिडोर्स, न्यू स्पाइस रूट, तो रशिया के एफर्ट्स पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि यूएस अपनी प्रोमिनेंस बनाए रखा है। दैट्स वाई जैसे ही हमास का अटैक होता है वैसे ही रशिया अपनी पॉलिसीज को चेंज कर देता है। रशिया सडनली हमास के फेवर में बोलने लग जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो सबसे आगे रहते हैं इजरायली सॉर्ट ऑफ एग्रेशन की बातचीत करने के लिए। और फिर अभी हिजबुल्ला के केस में भी ये लोग हिजबुल्ला को फेवर कर रहे हैं। फिर ये लोग ईरान में ज़्यादा जा रहे हैं, ईरान के वेपन्स को ये लोग यूक्रेन वॉर में यूज़ करने लग गए, तो ईरान के साथ इनकी इक्वेशंस और बेटर हो गई कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। फिर इसी टाइम पीरियड पर ईरान और चाइना की इक्वेशंस अच्छी हो गई। तो ऐसे करते करते रशिया का स्टैंड चेंज होता गया, और जैसे जैसे रशिया का स्टैंड चेंज हो रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये इजराइल के खिलाफ ज्यादा बढ़ चढ़कर रेजोल्यूशंस ला रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और यूएस इनको वीटो कर रहा है, वैसे वैसे इजराइल भी रशिया के खिलाफ एक्शंस लेता जा रहा है, और रशिया के अगेंस्ट रशिया को भी एक एग्रेसर या फिर एक हॉस्टाइल स्टेट की तरह मान रहा है। जैसे ये हिजबुल्ला को मानते हैं या ईरान को मानते हैं, वैसे ही रशिया को भी एक हॉस्टाइल स्टेक होल्डर की तरह यहाँ पर मान रहा था एक्चुअली। सो ये सब कुछ हुआ है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रशिया की जो पॉलिसी रही है ट्रेडिशनली इन मिडिल ईस्ट, बिकॉज दिस पॉलिसी हैज बीन बेस्ड ऑन वन फैक्टर कि अच्छा यूएसए ने हमें तोड़ा, यूएसए ने ग्रेट सोवियत यूनियन को तोड़ा था, तो अब जो सोवियत यूनियन का सक्सेसर है रशिया, वो यूएस की पॉलिसीज को मिडिल ईस्ट में ज्यादा अंडरकट करेगा। यूएस की जितनी प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में, उसको जितना अंडरकट कर सके उतना अंडरकट किया जाएगा एज पर इट्स एज ओल्ड प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन जो 1996 में आया था। उस टाइम से रशिया पूरा प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन के हिसाब से ही चलता है,
और उसी को मिडिल ईस्ट में फॉलो करने की कोशिश करता है। जैसे नेटो का हर जगह एक्सपेंशन का बंद करना, चाइना के साथ क्लोज आना, रशिया की प्राइमेसी को यहाँ पर फोकस करना यूरेशियन इंटीग्रेशन में, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर रखना, ये सब इन्होंने ओवरऑल बोला था, लेकिन मिडिल ईस्ट में स्पेशली सूट करता है। जैसे सीरिया में यूएस के इंटरेस्ट को कंप्लीटली रशिया ने एक तरीके से कट डाउन कर दिया था एंड रशिया इमर्ज्ड ऑलमोस्ट एज अ विक्टर है। इनकी प्रिमोकोव डॉक्ट्रिन सबसे ज़्यादा यहीं सक्सेसफुल होती है, अलॉन्ग विथ मिडिल ईस्ट एंड अदर रीजन्स। अफ्रीका के जो नॉर्दर्न रीजन्स है वहाँ पर भी यूएस की जो प्राइमेसी है वो काफ़ी हद तक कट डाउन हो गई है। सो दैट हैज बीन देयर। तो लार्जर जो यूएस और रशिया के रिलेशंस हैं वो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में रशिया और इजराइल के रिलेशंस को बहुत इंपैक्ट करें। अब उसका एक मेजर डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। इससे होता क्या है, अगर रशिया यहाँ पर ऐसे ज़्यादा एंगेज होता है तो यूक्रेन वॉर से इनका थोड़ा सा फोकस हटेगा, दैट विल बी देयर। चाइना इसका बेनिफिट उठाएगा। चाइना ने ईरान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, इनके साथ फालतू प्रॉमिस कर दिया था हम तुम्हारा $50 बिलियन का ट्रेड खरीदेंगे, वो उतना इन्होंने खरीदा ही नहीं है, ऑयल इतना खरीदा ही नहीं है इन्होंने ईरान से, राइट। तो चाइना बैकएंड पे रहता है, चाइना डायरेक्टली फोकस नहीं करेगा। चाइना को पता है उनका फोकस है ताइवान एंड इसके साथ साथ में कोरियन पेनिनसुला, राइट। तो ये यहाँ पर ज्यादा एग्रेशन करेंगे और यूएस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और इसका जो बेनिफिशियरी रहेगा वो सबसे बड़ा चाइना ही रहेगा। इंडिया इज नॉट अ बेनिफिशियरी अगेन, क्योंकि इंडिया के इजराइल के साथ अच्छे टर्म्स हैं और रशिया के साथ भी अच्छे टर्म्स हैं, तो अगेन हमारे लिए बैलेंस करना मुश्किल है। और मिडिल ईस्ट में अगर लार्जर इंस्टेबिलिटी आती है, मान लो कल से अगर ईरान को कुछ होता है, ईरान स्टम्बल करने लगता है, ईरान कंप्लीटली कोलैप्स करता है, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा, अफगान लैंड्स पर पड़ेगा और ये पूरा एक आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। जो आज एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ये एक्सेस ऑफ इंस्टेबिलिटी हो जाएगा और इससे इंडिया की बॉर्डर्स पर भी वो चीजें इंपोर्ट हो सकती है, इंपैक्ट पड़ सकता है। सो दैट इज व्हाई इंडिया शुड ट्राई कि ये एस्केलेशन अब इतना ज्यादा एस्केलेट ना हो, ये चीजें थोड़ी सी टोन डाउन हो। इजराइल जो रिस्पॉन्स करे वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हिसाब से करे, जैसे एस जयशंकर सर ने बोला भी है, और हम यहाँ पर इस एस्केलेशन को थोड़ा सा कट डाउन कर सके, थोड़ा सा टोन डाउन कर सके। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू पीपल।